गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मुख्य बिंदु है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, पांचवा है अभिलेख न्यायालय, छठा है मौलिक अधिकारों का रक्षक, और सातवां है संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है कि ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है उसे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसमें किस प्रकार के विवाद आते हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद हो जाए, या दूसरा एक तरफ भारत सरकार, संघ राज्य या एक से अधिक राज्य हो एक तरफ और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, तीसरा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उससे संबंधित विवाद है वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय किसी में भी ले जाया जा सकता है, वो होता है समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा गया है। पहला है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी और चौथा है विशिष्ट। चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। इस संवैधानिक क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कब की जाएगी? जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दूसरा है दीवानी क्षेत्राधिकार। दीवानी क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि मूल रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में उन दीवानी मामलों की जाती थी जिनकी विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से कम है, लेकिन संविधान में 30वां संशोधन किया गया
और अनुच्छेद 133 को संशोधित किया इसके अनुसार, और इसमें ये निर्धारित किया गया कि सभी प्रकार के दीवानी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा था फौजदारी क्षेत्राधिकार, कि फौजदारी क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में कब की जाएगी, कि जब उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया। नीचे के न्यायालय ने तो अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया है और उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया। दूसरा फौजदारी मामला कौन सा आता है, कि उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर के अभियुक्त को मृत्युदंड दे देता हो तो उसके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तीसरा, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। वो हो गया फौजदारी क्षेत्राधिकार। अब है विशिष्ट क्षेत्राधिकार। इसमें उपर्युक्त तीनों श्रेणी है उनके मामले नहीं आते हैं, लेकिन इनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप है वो आवश्यक होता है। अब तीसरा कार्य है आज्ञा देने का, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 में ये निर्धारित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील अपने यहाँ वह ले सकता है। तो अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च अनुच्छेद 136 है वो सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं को यह अधिकार प्रदान करता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़ करके भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ की जा सकती है। ये है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख आर्टिकल 143 में किया गया है कि आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श दो मामलों पर लेगा। सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर ले सकता है और दूसरा पूर्व में की गई संधि या समझौते में विवाद उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ये मात्र एक सलाह होती है। पांचवा है अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय की स्थापना की गई है कि अभिलेख न्यायालय को के दो वास्ते होते हैं। इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इनकी प्रामाणिकता के विषय पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय अवमानना के लिए ये किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ये अभिलेख न्यायालय जिसका उल्लेख आर्टिकल 129 में किया गया है और इससे दो तरह के आशय स्पष्ट होते हैं। पहला कि इसके निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी न्यायालय में ये प्रस्तुत किए जाने पर इसकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और दूसरा है कि न्यायालय अवमानना पर किसी भी प्रकार का दंड इसके द्वारा दिया जा सकता है। अब छठा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है
मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी है परमादेश रिट, तीसरी है प्रतिषेध रिट, चौथी है उत्प्रेषण रिट और पांचवी है अधिकार प्रेक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। अब 7वां कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का रक्षक व न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय वो संविधान का रक्षक है, संविधान की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 व 132 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि संघीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि है उसकी प्रामाणिकता की जांच करना, उसका पुनरावलोकन करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 131 और 132 है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करते हैं कि संघ सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि की पुनरावलोकन का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा व राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि की जांच करता है कि इनके द्वारा संविधान का अतिक्रमण नहीं किया गया है या ऐसी विधि नहीं बनाई गई है जो मौलिक अधिकारों का जिनसे उल्लंघन हो रहा हो। यदि इस प्रकार की विधि बनाई गई है जिनसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को अवैधानिक घोषित कर सकता है जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करते हैं कि संघ सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि का पुनरावलोकन करे। राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा निर्मित विधि यदि संविधान का अतिक्रमण जिसमें हुआ हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी विधि को अवैधानिक घोषित किया जाता है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां। धन्यवाद।